अ, मुनीष जी, आप एक शिक्षाविद और शिक्षा, बाल संगोपन, पर्यावरण, सामाजिक व्यवस्था, संबंधों की स्थिरता और रचना के आयाम आदि विषयों के एक मुक्त वक्ता हैं। आप बेंगलोर स्थित विद्या क्षेत्र गुरुकुलम के संस्थापक कुलपति हैं। यह गुरुकुल गत 12 वर्षों से कार्यरत है, जिसका लक्ष्य युगानुकूल भारतीय गुरुकुल का ऐसा प्रतिमान स्थापित करना है जिससे प्रेरित हो भारत भर में 108 ऐसे गुरुकुलों की स्थापना हो जो अंततोगत्वा वैश्विक प्रतिमान के रूप में मान्यता पाएं। आप अन्य दायित्वों के अलावा विज्ञान, भारतीय सभ्यता, इतिहास और भारतीय जीवन दृष्टि के विषयों का अध्यापन करते हैं। आपकी देखरेख में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक व्यवस्थाओं के सामंजस्य प्रयोग चल रहे हैं। आप पुनरुत्थान विद्यापीठ के आचार्य अध्ययन योजना के संयोजक भी हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय से संगणिक अभियांत्रिकी के स्नातक हैं और 15 वर्षों तक आईटी के क्षेत्र में कार्यरत थे। शिक्षा क्षेत्र में आने से पहले आप एक बड़ी आईटी कंपनी के यूरोप क्षेत्र के संचालक थे। मुनीत जी, मैं अभी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ये सत्र ये लें और हम सबको प्रबुद्ध करें। जी, मुनीत जी। जी, धन्यवाद विनोद जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये अवसर मिला, क्योंकि ताई के सानिध्य में ही पिछले 14 वर्षों से हम सीख रहे हैं जो शिक्षा के विषय हैं, और विद्या क्षेत्र एक प्रकार से जो हमारी ग्रंथमाला है उसका प्रैक्टिकल, एक प्रकार से जो ऑन द ग्राउंड हम कहेंगे एग्जाम्पल है, वैसा मॉडल है, प्रतिमान है। तो जो समग्र विकास की जो हम बात करते हैं उसका एक मॉडल है। मैं आज जो विषय रखने जा रहा हूँ उस विषय वो विषय मेरे हृदय के बहुत नज़दीक भी है, और उसके बारे में मैं थोड़ी देर में और बताऊंगा कि क्यों नज़दीक है। पर ये जो अर्थनिरपेक्षता का जो विषय है, जो इस वर्ग का मुख्य विषय है, वो हमें बहुत गहराई से समझना आवश्यक है। और क्यों उसको समझना आवश्यक है? क्योंकि ये हमारे भारत की चिति जो है उसका एक उदाहरण है, जो रहा है हजारों वर्षों से, और कहीं ना कहीं आज हम वो खो रहे हैं या हम खो चुके हैं। उसमें बहुत छोटी मात्रा में एक उदाहरण रूप में ही कुछ गुरुकुल जो रहे हैं वो उसके उदाहरण रूप में अभी भी दिखने को मिलते हैं। तो किसी भी राष्ट्र की अपनी एक चिति होती है, और भारत की चिति का जो एक मुख्य, मैं बोलूँगा, बिंदु है, वो है कि भारत के लोग धर्म अनुसार अपने जीवन को जीना जानते हैं, जानते थे, और ये आशा भी है कि आगे भी जानेंगे। और ये धर्म अनुसार जीवन जीने का जो विषय है उसका मतलब है कि वे जानते हैं कि कहाँ, कैसे धर्म को देखना है और कैसे उसका पालन करना है, अर्थ और काम के लिए। अब अर्थ के लिए धर्म पालन का अर्थ यह है कि क्या हम बेच सकते हैं, क्या हम नहीं बेच सकते हैं, इसका विवेक भी रहेगा समाज में। ये तो बहुत एक छोटी सी अर्थ और धर्म का जो विषय अपने में ही एक अथाह सागर की तरह है, पर क्या हम बेच सकते हैं और क्या नहीं बेच सकते, इस बात का विवेक हमारे समाज में था। और जो भी अनिवार्य वस्तु है या अनिवार्य चीज है उसको नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि अगर वो हम बेचेंगे तो सभी लोग उसको नहीं ले पाएंगे। ये भी एक बहुत छोटी सी समझ हमारे समाज में थी। इसीलिए अन्न, औषधि और विद्या, ये तीन जो वस्तुएं थी, विद्या को वस्तु कहते हुए भी मुझे थोड़ा सा संकोच हो रहा है वैसे, पर हमारी समझ के लिए बस मैं बात रख रहा हूँ। इनको कभी बेचा नहीं गया भारत में। और अन्न और औषधि तो बहुत स्पष्ट है, समझ में आती है कि अगर अगर अन्न बेचा जाएगा तो सभी लोग उसको नहीं खरीद पाएंगे। जिनके पास धन नहीं है वो कैसे खरीदेंगे? फिर भूख के मारे मर जाएंगे, और वो हम देख भी रहे हैं। एक तरफ हमारे यहाँ पर बड़ी बड़े पार्टियों में हम हजारों लोग का खाना फेंक देते हैं, और एक तरफ लाखों लोग भूख से मर भी रहे हैं।
तो ये जो परिस्थिति निर्माण हुई है, ये अन्न को बेचने की वजह से हुई है। उसी प्रकार औषधि, सबसे बड़ा आज उद्योग जो है, अन्न, औषधि और विद्या को लेके ही हो रहा है पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में। बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, बड़ी-बड़ी फीस। अभी पिछले हफ्ते एक अखबार में ये खबर आई थी कि बैंगलोर में कुछ ऐसे स्कूल हैं जो एडमिशन के समय में बगल में आईसीआईसीआई बैंक, सिटी बैंक सब बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो ईएमआई स्कीम्स दे रहे हैं एडमिशन के साथ में, जो फीस। तो ये जो परिस्थिति निर्माण हुई है, इस ये भारतीय दृष्टि नहीं है। और भारत की दृष्टि में कभी भी विद्या को बेचा नहीं गया, क्योंकि विद्या इन सब बातों से परे थी। ये हमें समझना आवश्यक है। ज्ञान का जो विषय है, ये ज्ञान का विषय जो एक व्यवहार है, दिनन-दिन व्यवहार है, उससे ऊपर है। आचार्य और छात्र का जो रिश्ता है, ये इन सब जो जो हमारे व्यवहार की बातें हैं, पैसे की बात है, देन-लेन की बात है, इन सब से ऊपर रखा गया। आचार्य को सबसे श्रेष्ठ स्थान मिला है हमारे समाज में। और इस बात को ध्यान रखते हुए ये आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार की गई कि विद्या को भी कभी बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये श्रद्धा का क्षेत्र है, ये विश्वास का क्षेत्र है, ये ज्ञान का क्षेत्र है। छात्र और आचार्य के बीच में जो रिश्ता होना चाहिए, वो पॉल्यूट ना हो, वो खराब ना हो पैसे की वजह से, इस बात का ध्यान रखा गया। अब अगर पैसा नहीं लेंगे, धन नहीं लेंगे, तो फिर चलेगा कैसे? गुरुकुल कैसे चलेंगे? आचार्य के की जो परिवार की जो ज़रूरत है, उसकी अपनी जो ज़रूरतें हैं, वो कैसे पूरी होंगी? भले ही जितनी भी कम क्यों ना हो। तो ये सब विषयों को लेके बहुत सुंदर रचनाएँ की गई, जिसको समित पानी कहा गया, जिसको दान कहा गया, जिसको भिक्षा कहा गया, जिसको दक्षिणा कहा गया। और ये जो 4 तरीके हैं, ये सभी गुरुकुलों में, सभी जगह जहाँ-जहाँ शिक्षा का विषय था, पालन किए जाते थे। मैं जैसे समझा हूँ कि समित पानी के विषय में और भिक्षा के विषय में और दान के विषय में ऑलरेडी बात रखी जा चुकी है। तो मैं आज जो है विषय, वो गुरु दक्षिणा के विषय में मैं बताने वाला हूँ। और ये जो गुरु दक्षिणा का विषय है, ये सबसे मेन मैं एक बात रखूँगा, जो गुरुकुलों के चलाने की जो तरीका था, उसके लिए अ जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका था, उसमें से एक तरीका ये है। अब गुरु दक्षिणा का मतलब है कि गुरु के लिए जो छात्र दक्षिणा देगा, ये अक्सर अधिक जब शिक्षा पूर्ण होती थी, जब समावर्तन संस्कार होता था, तब या उसके बाद दी जाती थी। अब इसमें 2 मुख्य बिंदु हैं कि या तो गुरु स्वयं छात्रों से ये आग्रह करके या बता के भी ले सकते थे कि हाँ, मुझे ये गुरु दक्षिणा चाहिए, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ़ धन ही हो, वो किसी और रूप में भी हो सकती थी। या तो फिर छात्र अपने अ, जो भी उनका सामर्थ्य है, जो भी उनकी इच्छा है, उस अनुसार भी वो देते थे, अगर गुरु ने नहीं पूछा। अधिकतर गुरु नहीं पूछते थे, अधिकतर गुरु आज भी नहीं पूछते हैं, और बिना उसके अपना निर्वाह कर सकते हैं। ऐसा उनमें क्षमता होनी चाहिए, और ये सामाजिक और सांस्कृतिक क्या कहेंगे, उनके जो समाज की एक मैच्योरिटी है, जो समाज की अपनी एक धर्म अनुसार चलने की जो उसकी एक अपनी एबिलिटी है, उसका एक प्रतीक है कि उस समाज में गुरुकुल और शिक्षा के जो क्षेत्र हैं, वो अ, चल सकें अच्छे से। अगर कोई 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 100 व्यक्ति नहीं भी दें, तो भी वो चल सके, ये समाज की अपनी एक शक्ति का प्रतीक है। केवल समाज का ही नहीं, वो गुरुकुल के जो कुलपति हैं, उनका भी अपने तपस्या का, अपनी प्योरिटी का प्रतीक भी है। अब ये आवश्यक क्यों था, इसको एक बात समझना भी ज़रूरी है
कि अगर आचार्य और कुलपति स्वयं ही धर्म अनुसार अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पाएंगे, तो वो किस प्रकार से बच्चों को प्रेरित कर पाएंगे जो छात्र हैं कि वो धर्म अनुसार जीवन जिए। आज की अगर हम परिस्थिति लें, जो गुरुकुल और जो गुरुकुल नहीं, जो स्कूल्स हैं, जो आज पूरी फीस ले रहे हैं, तो वो किस प्रकार से बच्चों को प्रेरित कर पाएंगे कि वो धर्म अनुसार चलें अपने जीवन में? असंभव है। क्योंकि जब जब टीचर्स ही, आचार्य नहीं बोल रहा हूँ, जब टीचर्स ही और जो स्कूल चलाने वाले प्रधानाचार्य हैं ये, और जो वहाँ के जो संस्थापक हैं, वो ही लोग धर्म पे विश्वास नहीं रख रहे, धर्म अनुसार जीवन नहीं जी रहे, पैसा माँग रहे हैं शिक्षा के लिए, उसी प्रकार का जो विचार है, उसी प्रकार की जो सोचने का तरीका है, उसी प्रकार जीवन जीने का तरीका बच्चे भी सीखते हैं। तो इस कारणवश एक तो बड़ा कारण ये है कि जिस तरह का हम बच्चों में निर्माण चाहते हैं, उसी प्रकार से हमें भी अपना जीवन जीना चाहिए। आचार्य वही है जो उस प्रकार का आचरण कर सके। दूसरा कारण है कि ये सही है, अपने में वही काफ़ी है। अगर हमें देखना है कि सही रास्ते पे ही चलना चाहिए, क्यों हमें धर्म विरुद्ध चलना है, ये भी तपस्या का विषय एक आचार्य के लिए बनता है कि नहीं, मुझे धर्म अनुसार ही अपना जीवन जीना है। तो आज के काल में भी ये उतना ही महत्वपूर्ण बिंदु है जितना हज़ारों वर्षों से रहा है। आज के काल में तो कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, अरे ये रामायण महाभारत के काल की बातें हैं, ये आज कहाँ पूरी होंगी, इस प्रकार से नहीं चल सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हज़ारों वर्षों से चला आया है और आज भी समाज जो है वो उस प्रकार का ही है कि वो एक-दूसरे के ऊपर विश्वास करके ही ये चल रहा है। ये पुलिस की वजह से नहीं चल रहा है, ये कानून की वजह से नहीं चल रहा है। पूरे भारत में अगर आप ओवरऑल संख्या देखेंगे पुलिस वालों की और हमारी अपनी संख्या 140 करोड़ की जो है, कोई अनुपात का, कोई रेशो का कोई कनेक्शन ही नहीं है। अब ये लोगों की अच्छाई की वजह से ही समाज आज भी चल रहा है। और उस अच्छाई को केवल हमें आह्वान देने की ज़रूरत है। हम आह्वान देंगे तो ये संभव होता है। तो गुरु दक्षिणा, जैसे मैं बता रहा था कि गुरु छात्र को बताते थे या नहीं भी बताते थे, तो भी ये छात्र के लिए एक प्रकार से उसकी उसके अपने जीवन के लिए, अपने उसके क्या बोलेंगे, आध्यात्मिक जो उसकी जीवन है, उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है, उसके लिए ये अनिवार्य रूप से देखा जाता था। अनिवार्य जब मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि कानूनी अनिवार्य, पर सांस्कृतिक और सामाजिक अनिवार्यता की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर ऐसा छात्र नहीं करता था तो उसके लिए एक प्रकार से ये डूब मरने वाली जो सिचुएशन है वैसे देखा जाता था और वैसे होती भी थी। ऐसे कई प्रसंग हैं हमारे इतिहास में और हमारे शास्त्रों में के आचार्यों ने गुरु दक्षिणा मांगी। जैसे द्रोणाचार्य ने महाभारत के काल में अपने छात्रों से, कौरवों और पांडवों से गुरु दक्षिणा मांगी कि मुझे आप द्रुपद का आधा राज्य लाके दीजिए, और कौरवों ने और पांडवों ने ऐसा किया। उसी प्रकार से सांदीपनी मुनि आश्रम में जहाँ कृष्ण और बलराम पढ़े, वहाँ पर सांदीपनी मुनि जी की पत्नी ने भी गुरु दक्षिणा मांगी कि मेरे पुत्र को आप वापस लाके दीजिए। तो कृष्ण और बलराम ने वो तक करके दिया। तो ये एक प्रकार से गुरु के ऊपर भी निर्भर करता है कि मैं छात्र से मांगू क्या। अब भगवान स्वयं थे कृष्ण, तो इसलिए सांदीपनी मुनि जी की पत्नी ने अपने पुत्र को भी वापस मांग लिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो सामर्थ्य है भगवान में कि वो ला सकते हैं मेरे पुत्र को वापस, और वो समुद्र से लेके आए। पर ये गुरु के ऊपर भी उनकी जिम्मेदारी होती है कि मैं मांगू तो क्या मांगू छात्र से, उनकी सामर्थ्य, उनकी क्षमता अनुसार मांगना चाहिए जो वो दे सके। और एक बार अगर गुरु ने मांगा है तो ये सवाल ही नहीं उठता कि छात्र ये सोचे कि ये ठीक है या गलत है, या ये मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। उसको अपनी पूरी क्षमता लगा देनी चाहिए वो करने के लिए, ये जानते हुए कि गुरु ने कुछ मांगा होगा तो किसी चीज का विचार करके, किसी बात को सोच के ही मांगा होगा। ये विश्वास, ये श्रद्धा हर छात्र के हृदय में अपने गुरु के प्रति होनी चाहिए और होती थी। आज के काल में मैं मानता हूँ कि ये एक प्रकार से लुप्त होती जा रही है, इस प्रकार की श्रद्धा या इस प्रकार का प्रेम, इस प्रकार का रिश्ता अपने गुरु के प्रति छात्रों के हृदय में। पर फिर भी
ये एक सिद्धांत के रूप में तो हमें समझना चाहिए और इसको देखना भी चाहिए। तो एक बार तो गुरु दक्षिणा अगर मांगी है तो छात्र को उसको देना एक प्रकार से अनिवार्य है और उसको देना ही चाहिए। उसके ऊपर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। फिर से ये कोई करार के रूप में या कानून के रूप में नहीं है, ये रिश्ते के रूप में है, श्रद्धा के रूप में है। और अगर मांगी नहीं है गुरु ने तो समावर्तन संस्कार होते हुए या उसके बाद छात्र अपने गुरु को गुरु दक्षिणा ज़रूर देते थे। ये वस्तु के रूप में हो सकता है, कपड़े के रूप में हो सकता है। गुरु को क्या-क्या उनको मालूम ही है छात्र को कि उनके घर में, उनके परिवार में उनकी क्या-क्या ज़रूरतें हैं, उस अनुसार वो लोग अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देते हैं या दे सकते हैं। अब ये जो विषय रहे इसके आज के काल में विद्या केंद्रों में किस प्रकार से करा जा रहा है या कर सकते हैं, उसका एक उदाहरण रूप में हम जैसे विद्या क्षेत्र में इसको कर रहे हैं, उसके बारे में मैं थोड़ी-सी बात रखना चाहूँगा। हमारे यहाँ पर पिछले 11 वर्षों से ये 10वां वर्ष चल रहा है, पर शुरू हुए 2016 से हम लोग शुरू किए गुरुकुल को, पर शुरू से हमने फीस नहीं ली है। और ये इन 4 बातों पे ही गुरुकुल चल रहा है, समित पानी, गुरु दक्षिणा, दान और भिक्षा। उसमें आज के देश काल परिस्थिति के अनुसार हमने थोड़ा-सा इसमें परिवर्तन किया है। हमने समित पानी और गुरु दक्षिणा को मिला के एक प्रकार से गुरुकुल में हमने देखा है। कई ऐसे प्रयास हम जानते हैं जहाँ पे भी वो फीस नहीं लेते पर उनका जो भी साल का खर्च रहता है उसको वो डिवाइड कर लेते हैं आपस में। तो वो भी ठीक नहीं है क्योंकि उसमें भी फिर मान लीजिए अगर एक गुरुकुल को चलाने के लिए 1 करोड़ लग रहा है और 20 परिवार हैं, तो भी फिर सबसे आपको 50-50 हज़ार रुपया तो लेना पड़ता है। तो वो सॉरी 5-5 लाख रुपया तो लेना पड़ता है, तो वो तो ठीक नहीं है। अगर कोई परिवार दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकते हैं। तो शिक्षा पे सभी का अधिकार बराबर का होता है। उसकी जो आर्थिक परिस्थिति है, उसका शिक्षा से कुछ लेना-देना नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो तरीका है, वो भी ठीक नहीं लगता है। तो विद्या क्षेत्र ने जब से शुरू किया, तो हमने जो जिसका जो सामर्थ्य है, माता-पिता का, वो एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर साल के शुरू होने से पहले लिख के दे देते हैं कि मैं इस साल इतनी दक्षिणा मैं दे पाऊँगा। तो हम लोग शिक्षा के अंत का पूरा समावर्तन संस्कार तक का हम लोग नहीं हम लोग वेट कर रहे कि उसके बाद ही हम ये गुरु दक्षिणा हमें मिलेगी। पर हर वर्ष जो भी माता-पिता का सामर्थ्य बिना नाम बताए हुए किसी को, वो कितना हमें दे सकते हैं, वो एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर अपना नाम और अमाउंट लिख के दे देते हैं। अभी जो ज़रूरत है वो इतनी है और हमें हमारे 100 परिवारों से इतना ओवरऑल मिलेगा। अब इसमें कोई 1,000 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है, कोई 1 लाख दे रहा है और कोई 4-5 लाख भी दे रहा है और कोई कुछ भी नहीं दे रहा है, ऐसी परिस्थिति भी है। तो इसको हम जोड़ते हैं और फिर हर मंथन करके एक हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है। साल में 6 ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें सभी अभिभावक और आचार्य मिलते हैं और उसमें हम फिर हमारी परिस्थिति बताते हैं कि अभी हमारे पास कितना जो कितनी दक्षिणा है आई है और कितना अभी भी हमारे जो निर्वाह करने के लिए हमें धन चाहिए उसमें गैप है और हम बाहर के समाज से फिर दान और भिक्षा हम लेते हैं। ऐसे हम भिक्षाटन पे भी निकलते हैं गुरुकुल में। 2 बार साल में बच्चे और आचार्य बाहर जाते हैं और भिक्षा माँगते हैं। जहाँ एक परिस्थिति है जिसमें जिसको हम भिक्षा साधना कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा अभी जो आने वाली है 10 जुलाई को उस दिन शुरू होगा विद्या क्षेत्र में ये कार्यक्रम जिसको हम गुरुकुल भिक्षा साधना कहते हैं। जहाँ पर हर अभिभावक, हर छात्र, हर रोज़ और हर आचार्य हर रोज़ एक नए व्यक्ति से गुरुकुल के लिए भिक्षा माँगते हैं। 21 दिन तक ये तपस्या चलती है और उतने समय में जितना भिक्षा इकट्ठा हुआ, उस भिक्षा के माध्यम से हम जो हमारा गैप है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं।
ऐसे ही गीता जयंती के अवसर पे हम लोग नगर संकीर्तन पे निकलते हैं और हर आचार्य के घर में जाके भी गीता पारायण करते हैं और ऐसे हर आचार्य, हर अभिभावक के घर से और नगर संकीर्तन से जो भी हमारे को भिक्षा मिलती है उससे भी हम विद्या क्षेत्र गुरुकुल का निर्वाह करते हैं। तो ये तीनों रूप से हमें एक्चुअली 4 दान भी बाहर से मिलता है कई लोगों से, तो जो बिन माँगे मिले वो दान, जो माँग के मिले वो गुरु दक्षिणा। तो ये चारों रूप से हम लोग विद्या क्षेत्र का निर्वाह पिछले 10 वर्षों से करते आए हैं और हम देख रहे हैं कि ये संभव है। जब हम शुरू कर रहे थे 10 वर्ष पहले तो लोग हँसते थे, "अरे तुम कैसे करोगे? ये असंभव है, ये रामायण के काल की बातें हैं, ये सब आज नहीं होता, आज सबको अपना पैसा अपना चाहिए, दूसरों को नहीं मिलता है, दान नहीं देते हैं लोग।" ऐसा हमारा अनुभव नहीं रहा है। मैं मानता हूँ कि ऐसे कुछ लोग होते हैं, पर वो कुछ की जो संख्या है उसको हमें सभी की तरह सभी ऐसे नहीं देखना चाहिए। अ, आज गुरुकुल में ऐसे भी कुछ अभिभावक हैं जो ऐसे प्रयास का इस प्रकार के सिस्टम का फ़ायदा भी उठाते हैं, पर अगेन वो संख्या बहुत छोटी है। और और कहीं न कहीं या तो वो अपने न तरीके को परिवर्तन करते हैं या तो फिर छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि हमें हमारे प्रयास को, हमारे तरीके को शुद्ध बनाते रहना है और रिश्ते को गहरा बनाते रहना है। फिर अपने आप ही जो-जो चीज़ जो-जो लोग अलाइन्ड है वो रह जाते हैं और जो नहीं है वो चले चले जाते हैं, ऐसा हमारा अनुभव रहा है। आज कई लोग विद्या क्षेत्र आ रहे हैं सीखने के लिए, देखने के लिए कि आप कर कैसे पा रहे हैं। ये जो 10 वर्ष पहले प्रश्न उठते थे, आज वैसे प्रश्न नहीं है क्योंकि 10 वर्ष 1, 2, 3 नहीं, काफ़ी वर्षों से ये चल रहा है। और ये प्रेरणा जो है ये तो पुनरुत्थान से मिली है क्योंकि पुनरुत्थान भी पिछले 21 वर्षों से इसी प्रकार से चल रहा है। हमारा जो भी प्रयास है कभी भी पुनरुत्थान में हम किसी भी प्रकार का शुल्क या फीस नहीं लेते हैं और समर्पण कार्यक्रम जो गुरु पूर्णिमा पे होता है, उसी में ही सब लोग जो उनका सामर्थ्य है उसी हिसाब से देते हैं और और हम देख रहे हैं कि उसी से निर्वाह होता है। अब ये तो हम नहीं बोल सकते कि गुरु दक्षिणा या भिक्षा और दान के ऊपर विद्या संस्थान जो है वो नहीं चल सकते। ऐसे कई उदाहरण हैं कि उसी तरीके से चल रहे हैं। ये हमारी अपनी तपस्या का विषय है, हमारी अपने ज्ञान का विषय है, हमारे अपनी समझ का विषय है कि क्या हम इस बात को अपने जीवन में उतार सकते हैं या नहीं। मेरा मानना है कि अगर हम अध्ययन से जुड़ें, अपनी तपस्या से जुड़ें, तो ये संभव हो सकता है। मैं अपनी बात को यहीं पे रोकूँगा और अगर कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं, उस पे हम आगे के जो थोड़ा समय है, वो ले सकते हैं। मोनित जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। प्रश्नोत्तरी के लिए सत्र खुला है, तो आप एक-एक करके हैंड रेज़ करके आप पूछ सकते हैं। सर, मैं अर्चना बात कर रही हूँ। जी। जी। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, जी आ रही है। आप नमस्कार। पूछिए। हाँ, नमस्कार सबको। मैं ये फर्स्ट टाइम ही अटेंड कर रही हूँ ये वाला सेशन। मैंने पहले वाले 3 मिस कर दिए हैं। मुझे ये पूछना था जैसे अभी मेरी बेटी ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरी बेटी संगीत क्लास में जाती है जहाँ पे वहाँ की टीचर्स उनको एक ह्यूज फी देते हैं और प्लस साल भर में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें उनको त्योहार में हर एक त्योहार में कुछ ना कुछ उनके एक्सपेक्टेशंस रहते हैं कि कुछ जाना चाहिए। प्लस जब भी गुरु पूर्णिमा आती है तभी भी एक जो मंथली फी रहती है जैसे मैं अपने बेटी के लिए संगीत शिक्षा के महीने के 4 क्लास करती हूँ। मतलब एवरी वेडनेसडे वो एक क्लास रहता है जिसकी फीस वो मुझे 1 महीने की 3000 चार्ज करते हैं। वैसे ही ऑलमोस्ट 3000 वो गुरु पूर्णिमा भी चार्ज करते हैं कि गुरु पूर्णिमा है और उसमें गुरु को गिफ्ट देना है हमें। तो उस हिसाब से ये वाला कोर्स चलता रहता है। मेरी बेटी को गाने का शौक है, इसके लिए फिर वो
हमने उनको लगा के रखा है कि अच्छा इसको गाने का शौक है तो इसको हम संगीत सिखाएंगे। लेकिन जैसे भी ये आज मैंने आपका लेक्चर सुना ना, तभी एक अलग से आईसाइट ओपन हो गया कि ये मुझे पहले ज्ञान था ही नहीं। मुझे आपने जब भी बताया तभी ये पता चला कि शिक्षा ये भिक्षा और दान, और थर्ड वर्ड में समझ नहीं पाई, उसका समित पानी, मतलब मुझे नहीं समित पानी, पानी, मतलब वो मुझे उसका मीनिंग नहीं मालूम है। जी। इस हिसाब से हम हमारे जैसे जो पेरेंट्स हैं या हम जैसे है जिनको गुरुकुल तक पहुंचना मुश्किल है, तो हमें इन्हीं सोर्सेस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। और हमारा उतना फिर मंथली ये भी नहीं होता इनकम कि हम उतना सारा स्पेंड करें और इस शिक्षा को आगे बढ़ाएं। तो फिर इसमें क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता, या हम इसको हाईलाइट कैसे करें, जैसे टीचर्स को या कहीं पे भी इसको हाईलाइट करना है तो कैसे करें? जी, तो आपके 3 प्रश्न रहे और 3 बातें रही आपने जो पूछा है। तो तो सबसे पहली बात ये है कि ये आज की समाज की परिस्थिति है कि ऐसे कई संगीत के जो गुरुकुल हैं और आयुर्वेद के भी जो गुरुकुल हैं, उसमें अभी हम लोगों ने शुल्क लगा दिया है। और जैसे आप बोले, मुझे सुन के भी थोड़ा दुःख लगा कि गुरु पूर्णिमा पे भी 3000 रुपए चार्ज किए जाते हैं, जो वर्ड आपने यूज़ किया। तो तो ऐसा पहले नहीं होता था। मैं मानता हूँ अर्चना जी कि आज की परिस्थिति है इस प्रकार की। और जो पेरेंट्स नहीं दे पाते ना, उनको क्लास से बॉयकॉट किया जाता है या फिर उनके क्लास मिस किए जाते हैं या उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है। फिर वो बच्चे माँ बाप के पास आके बोलते हैं कि आपके पास इतना भी पैसा नहीं है कि आप उनको दे सको गुरु पूर्णिमा में। तो फिर जी, वो माँ बाप क्या करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे इस सिचुएशन को ना? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपसे सिर्फ़ सहमत ही हो सकता हूँ। इसका इसका जो उत्तर है वो तो है कि हमें हमारी शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को पुनः रूप से रचना है। और यही पुनरुत्थान का ध्येय है, उद्देश्य है कि हम इस प्रकार का समाज में परिवर्तन ला सकें, कुटुंब सुदृढ़ीकरण कर सकें, शैक्षिक जो हमारे तरीके हैं, कार्यक्रम है, पाठ्यक्रम है, उसको स्थापित कर सकें और इस प्रकार से कई गुरुकुल निर्माण कर सकें आज से आने वाले लगभग 30-35 सालों में, जो कि हमारे 5 सोपान है। क्योंकि ये बड़ा परिवर्तन का विषय है और परिवर्तन तो शिक्षा के थ्रू ही होता है, क्योंकि शिक्षा में ही बीज है। तो इसलिए आज की परिस्थिति आप व्यक्त कर रहे हैं और मैं सहमति से ज़्यादा और उसमें कुछ नहीं बोल पाऊँगा। पर ऐसे भी प्रयास हैं अर्चना जी, मुझे मालूम नहीं है आप कौन से शहर में हैं, पर ऐसे भी प्रयास हैं जहाँ कई आचार्य बिना शुल्क लिए हुए आज भी नृत्य और संगीत सिखा रहे हैं। तो आप कदाचित ऐसा थोड़ा ढूँढेंगे तो अच्छे आपको आचार्य ऐसे मिलेंगे जो बिना पैसा लिए हुए पढ़ाते हैं, जिनको आपको स्वयं देना होता है। ऐसे भी एक विधान था कि गुरु दक्षिणा जो दी जाती थी वो शिक्षा समापन होने के बाद दी जाती थी, पर जैसा आपने बताया कि पूरे वर्ष में नवरात्रि जब आती थी या गुरु पूर्णिमा जब आती थी, तब भी समाज आके गुरु से पूछता था कि आपको क्या चाहिए इन उत्सवों में। और जब गुरु बोलते थे मेरे बेटी की शादी है, तो ठीक है हम देख लेंगे, आप चिंता मत करिए। या अपने आप ही अन्न या अपने आप ही कपड़ा गुरु के घर में दे दिया जाता था। ये दान रूप में हमें देखना चाहिए, जो बिना मांगे मिले वो दान, जो मांग के मिले वो दक्षिणा। इसको हमें समझना चाहिए। तो इसलिए बिना मांगे दक्षिणा भी मिल सकती है, जैसे मैंने बताया। भिक्षा जो है वो मांग के मिलती है, दक्षिणा दोनों रूप में मिलती है, मांग के भी और बिना मांगे भी। जी, तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप ऐसे किसी आचार्य को ढूंढिए, अगर मिलता है कोई जो बिना मांगे हुए एटलीस्ट इतना तो नहीं करे कि बच्चों को निकाल दे कि अगर पैसा नहीं दे रहे। तो क्योंकि विद्या के साथ-साथ में ये ज्ञान भी बच्चा पा रहा है। और कहीं न कहीं हमको ये देखना है कि जो मनस निर्माण किस प्रकार का हो रहा है बच्चे का, वो उल्टी ही दिशा का मनस निर्माण ना हो जाए। तो हालाँकि बच्चा एक प्रकार से संगीत विद्या तो सीख रहा है, पर उसका जो विवेक है,
वो विवेक नहीं पर जो उसका बुद्धि है वो गलत ज्ञान को प्राप्त कर रही है, और उसके जो अपने धारणाएं बन रही हैं जीवन की वो गलत बन रही हैं, वो ज़्यादा बड़ी हानि है बच्चे के लिए। इसलिए ऐसे किसी गुरु को ढूंढिए जो बिना पैसा लिए हुए संगीत या नृत्य विद्या बच्चों को सिखाते हो। सर मैं मुंबई से बात कर रही हूँ, और ऐसे जो गुरु रहते हैं जहाँ तक मुझे पता है, उनके जो उनको इन बच्चों को जब ये एग्जाम दी जाती है ना, तो एग्जाम के लिए गुरु का एक कोड लगता है, क्योंकि उस गुरु के अंडर इतने शिष्य आते हैं, ऐसे फॉर्मेट है इधर का। तो फिर उन गुरु को अलाउ ही नहीं किया जाता है उनके शिष्यों को कि जो आचार्य फ्री में सिखा रहे, क्योंकि वो फिर उनका कहना रहता है कि ऐसे वाले गुरु हमारा इनकम सोर्स बंद कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल ये है जो एक्सपीरियंस हमने किया है ना, तो तो ये बात मेरा इसमें बात रहेगी अर्चना जी कि हम तो पिछले 10 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। एग्जामिनेशन तो अनिवार्य नहीं है विद्या के लिए, संगीत विद्या के सीखने के लिए। आज भी मैं मानता हूँ आयुर्वेद जो पहले कुछ वर्षों पहले तक जो एक संभावना थी कि बिना डिग्री के आयुर्वेद प्रैक्टिस करते थे आचार्य, वेदाचार्य, आज वो नहीं कर पाते, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू हमारे ये अनिवार्य बन गया है कि आपको एमबीबीएस डिग्री होना ज़रूरी है या आयुर्वेद की डिग्री होना ज़रूरी है। पर संगीत तो आज भी ऐसा क्षेत्र है कि अगर किसी में प्रतिभा है और किसी ने अच्छे से सीखा है और वो बैठ के गाना शुरू करे, तो समाज उसको सुनता ही सुनता है। तो ये भी एक व्यवस्था आज गलत हो गई है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये जो संगीत के क्षेत्र में और नृत्य के क्षेत्र में सब बच्चे अलग-अलग एग्ज़ाम दे के आगे बढ़ रहे हैं। उसको थोड़ा गहराई से आपको विषय को समझना चाहिए। पुनरुत्थान के कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें आप इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं थोड़ा और गहराई से, और अपनी तपस्या को आप बढ़ाएँगे और समझ को बढ़ाएँगे तो इन बिंदुओं को समझ भी पाएँगे और अपने जीवन में भी अपना पाएँगे। जी। ओके कोई सर, और? ओके। जी, कोई और प्रश्न है किसी का? मुनीत जी, अर्चना जी ने समित पानी के बारे में पूछा था ना, थोड़ा सा जी, बता दीजिए तो। जी। तो समित पानी, समिधा, यज्ञ में समिधा यूज़ होती है, और गुरुकुल समिधा गुरुकुल में यज्ञ निरंतर होते थे और उसके लिए समिधा की आवश्यकता होती थी कि क्या आपको चाहिए सामग्री यज्ञ करने के लिए। ये एक प्रकार से इसको हमें दोनों स्थूल और सूक्ष्म रूप से देखना है कि वाक़ई में जो सामग्री चाहिए होती थी वो भी छात्र लाते थे, पर इसको इस प्रकार से भी देखना है कि गुरुकुल के निर्वाह एक प्रकार से गुरुकुल में जो चल रहा है वो यज्ञ ही है, और उस यज्ञ में मेरा क्या योगदान हो सकता है, उस बिंदु को लेते हुए जो भी अपनी क्षमता और सामर्थ्य के हिसाब से छात्र लाता था शिक्षा शुरू होते समय, उसको समित पानी कहा गया। जी, तो सभी छात्र कुछ ना कुछ लाके देते थे गुरु को, और क्योंकि वो गुरुकुल के यज्ञ में भाग लेते थे, इसीलिए उसको समित पानी रूप से देखा गया। अर्चना जी, ये आपको समझ में आया? ठीक है। अर्चना जी, हाँ सर, हाँ सर, हाँ जी, सर। ठीक है। अर्चना जी देखो, अभी अरविंदा जी ने ना एक नंबर भी देखो दे दिया है, आपके लिए एक नंबर दे दिया है, ये 98, देखो 88 करके नंबर दे दिया है। तो ऐसा है, देखिए आप गट में जैसे जुड़े हैं, तो ऐसा बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो लोग उस तरह से इस मान्यता रखते हैं कि ये सब निशुल्क होना चाहिए। तो मिलेगा आपको, आप ये ना हारें, मिलेगा। निस्संदेह हाँ मिलेगा। ऐसे बहुत लोग हैं भारत सर। में आज भी। हाँ, मुझे कुछ एक दक्षिणा या दान ये देने से परहेज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो मांगा जाता है, जिस तरीके से बच्चों को वो प्रेशराइज किया जाता है या उनके एकेडमिक से जोड़ा जाता है, तो इसमें ये मेरा फर्स्ट ही सेशन है, पता नहीं मैं अपना कितना कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी, या मैं करने की इच्छा तो है, लेकिन ये शिक्षा की बात है गुरुकुल में भी, कि आचार्य को भी उतना शिक्षित होना पड़ेगा पुनरुत्थान विद्यापीठ के थॉट प्रोसेस से। जी, बिल्कुल, मैं मानता हूँ। और किसी को कोई प्रश्न है प्रैक्टिकल विषय को लेके या ज्ञान के विषय को लेके, इस गुरु दक्षिणा के विषय को लेके भी, तो आप पूछ सकते हैं।
आज जो भी आपने हमें सेशन दिया है ना, उस सेशन का एक शॉर्ट नोट हम या फिर आप ऐसे करके दे सकते हैं क्या कि कितना समझ आया है या क्या मैं समझ पाई हूँ? अर्चना जी, अभी क्या है, हम मुनीत जी से एक क्वेश्चनर लेंगे, वो प्रश्नोत्तरी करके लेंगे, तो प्रश्न आएंगे, वो मैं गूगल फॉर्म में डाल के दे दूंगा। तो आप जितने भी हैं आप लोग उसको लेके करेंगे तो एक समझ भी आएगी कि क्या समझा हम, और इस तरह से होता है हमारा, ये रहता है। तो ओके, आएगा ओके, सत्र खत्म होने के बाद, पूर्ण होने के बाद हम ऐसा भेजेंगे। ओके, तो श्योर सर। ठीक है जी। तो एक प्रैक्टिकल विषय पे मैं बात रखना चाहूँगा। तो ऐसा जैसे मैंने बताया कि कुछ अभिभावक होते हैं जो सामर्थ्य होते हुए भी नहीं देते हैं और ऐसे सिस्टम का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये एक प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये कुटुंब शिक्षा का अपने आप में एक विषय बन रहा है। इसमें हमारे लिए इसको हम दुःख से नहीं देखते, इसको हम खुशी से ही देखते हैं कि ऐसी संभावना जब जगती है तो उस व्यक्ति से बात करने के लिए, उस व्यक्ति से इस विषय में और थोड़ा गहराई से समझने के विषय को लेके ये संभावना जगती है और हम देख रहे हैं कि कई अभिभावकों में ये परिवर्तन भी आता है समय के साथ-साथ कि वो इस विषय को समझ पाते हैं कि समाज से कैसे जुड़ना है। जिस प्रकार से कई प्रकार के आचार्य होते हैं, वैसे ही हर व्यक्ति का अपनी एक ज़िम्मेदारी है समाज के प्रति, गुरुकुल शिक्षा के प्रति और केवल अपने बच्चों के प्रति नहीं। तो जब हम अभिभावकों से गुरुदक्षिणा माँगते हैं, तो हम ये भी बोलते हैं कि आप इसको ऐसे मत सोच के दीजिए कि आप अपने बच्चे के लिए ही दे रहे हैं। ये आप पूरे गुरुकुल और गुरुकुल शिक्षा को दे रहे हैं। सामाजिक रचना के एक महत्वपूर्ण विषय को आप समर्पण रूप में दे रहे हैं। ऐसे हमें देखना चाहिए और ये एक बहुत सुंदर एक प्रकार से अभिभावकों के हृदय में और उनकी मानसिकता में परिवर्तन लाने का विषय बन जाता है अपने आप में। तो ये सिर्फ आचार्यों के लिए तपस्या का विषय नहीं है। हम कहते हैं कि कुलपति वो है जो 10,000 छात्रों को का उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको देख सके, उनके खाने को देख सके, रहने के विषय को देख सके, उनकी शिक्षा के विषय को देख सके। तो आप खुद देखिए 10,000 से ज़्यादा छात्र रहें और उनका पूरा देख-रेख हो तो कितनी आर्थिक ज़रूरत होगी और ये पूरे की पूरी ज़रूरत जो है वो समाज पूरी करता था, समाज देता था। और आज अनफॉर्च्यूनेटली कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फीस लगा देते हैं, वो फीस से आचार्यों का मानधन तक भी पूरा नहीं होता है एक्चुअली, इसीलिए उनको गवर्नमेंट से अनुदान लेना पड़ता है, गवर्नमेंट से पैसा लेना पड़ता है और फिर गवर्नमेंट से पैसा लिया तो उनके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, उनके नियमों को लेके आगे बढ़ना पड़ता है, फिर स्वायत्तता हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो इस प्रकार से सारा ये जो चक्र चल रहा है, फीस का, अनुदान का, ग्रांट्स का, इस विषय को थोड़ा हमें पूरे रूप से देखना चाहिए और इसको हमें देख के समझना चाहिए कि इसका कितना गलत जो एक प्रकार से असर है हमारे अपनी मानसिकता पे, सामाजिक रचना पे, पूरे भारत की चिति आज परिवर्तन हो गई है इसीलिए। और उस चिति को वापस से धर्म अनुसार लाने का कर्तव्य ये हमारा है और तभी संभव हो पाएगा जब हम हर उसके जो डायमेंशन है उसमें धर्म अनुसार अपना जीवन जीना शुरू करें। और शिक्षा का जो विषय है सबसे जैसे मैंने बोला ये तो बीज है किसी भी प्रकार की व्यवस्था को स्थापित करने का। तो सबसे पहले शिक्षा के विषय को हमें सुधारना है कि इसको वापस से हम दक्षिणा, भिक्षा, समित पानी और दान के ऊपर चलाना शुरू करें। और ये संभव है और सभी को प्रयास ऐसा करना चाहिए। विनोद जी और किसी को कोई प्रश्न है? अगर जी नहीं प्रणाम भैया, मैं गुजरात से। जी हाँ। मेरा एक प्रश्न है, एक प्रैक्टिकल प्रश्न, मतलब आप जब शुरुआत की तब आपको क्या-क्या
मुश्किलों का सामना करना पड़ा और गुरुकुल में बच्चे कैसे आने लगे, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? शुरुआत में तो जो जान पहचान के लोग थे उन्हीं के थ्रू बच्चे आए और वहाँ से ही शुरू हुई, और हमने तो कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है। वर्ड ऑफ माउथ जिसको कहते हैं, एक से दूसरे को पता चला, दूसरे से तीसरे को। और पिछले वर्ष तो हमारे हर साल 15 ही बच्चे लेते हैं, और इस पिछले वर्ष 950 एप्लीकेशन आए थे 15 एडमिशन्स के लिए। तो ये परिस्थिति तो ऐसी है कि आज भारत में इसकी बहुत आवश्यकता है। लोगों के हृदय में भी इसकी ये देखने को मिल रहा है कि उनको ऐसी शिक्षा चाहिए अपने बच्चों के लिए। पर हम ये भी देखते हैं कि अभिभावकों की जो अंडरस्टैंडिंग है कुटुंब शिक्षा नहीं होने के कारण, वो चाहते हैं पर उस अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा-सा गैप तो रहता है। तो ये एक चैलेंज रहा है जो ताई के मार्गदर्शन में कुटुंब शिक्षा के विषय को लेते हुए हमारी जो ज्ञान सागर की पुस्तकें हैं उनको लेके अब हम अभिभावकों के साथ कुटुंब शिक्षा को पकड़े हैं पिछले कई वर्षों से, और उसका हम फल देख रहे हैं कि पेरेंट्स का भी ज़्यादा अलाइनमेंट है, जो हम कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। फिर भी कुछ पेरेंट्स तो हैं जो नहीं उतना ध्यान से सुनते करते, पर वो रहेंगे ही हमेशा। तो हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंजेस में से एक रहेगा, मैं ये बोलूँगा आर्थिक व्यवस्था के विषय को लेके मुझे लगता है कि जितना हमारा प्रयास प्योर रहेगा, जितना हमारा प्रयास अच्छा रहेगा, पवित्र रहेगा, उतना समाज साथ में जुड़ता ही जुड़ता है। धर्मो रक्षति रक्षितः जो है, ये हम स्वयं अनुभव कर पा रहे हैं पिछले इतने वर्षों में। तो जब भी कुछ जिस साल जो भी कुछ कमी होती है, वो फिर अपने आप थोड़ी-सी पूरी हो ही जाती है। कभी थोड़ा कमती, कभी थोड़ा ज़्यादा, वो चलता ही है। तो एक बात और महत्वपूर्ण विषय है कि ये सभी विषयों का जो संचालन है, वो आचार्यों को ही करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आजकल कई स्कूल जैसे हैं जिनका ट्रस्ट अलग से चलाता है और आचार्य अलग होते हैं, तो वो फिर ट्रस्ट कुलम बन जाता है, गुरुकुलम नहीं बनता है। और गुरुओं में और आचार्यों में और ट्रस्ट के बीच में अधिकतर मैंने देखा है कि प्रॉब्लम आती ही आती है, क्योंकि ट्रस्टीज़ जो है वो समझ ही नहीं पाएँगे आचार्यों की क्या ज़रूरत है, गुरुकुल की क्या आवश्यकता है। और केवल पैसे के रूप में ही फिर उसको देखना शुरू किया जाता है, धन के रूप में ही, और कहीं न कहीं गाड़ी पटरी से उतर जाती है। तो ये भी एक आर्थिक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हमें ट्रस्ट कुल नहीं बनाने चाहिए। जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं उस गुरुकुल में, उन्हीं को ही गुरुकुल की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था, बच्चों की व्यवस्था, अभिभावकों के साथ जो भी हो रहा है सबका ध्यान रखना चाहिए और उसकी ओनरशिप लेनी चाहिए। तो ये विषय चैलेंजिंग रहे, पर धीरे-धीरे उनको समझ-समझ के हम लोग लागू कर पाए और हम उनका फल देख पा रहे हैं कि अगर हम इन विषयों को वाक़ई में समझ के अच्छे से लागू करें, तो भारतीय दृष्टि के अनुसार शिक्षा आज भी संभव है। ऑफ़ कोर्स चैलेंजेस ज़्यादा होंगे। आते आने वाले समय में, जैसे अगर हम पुनरुत्थान का अभी जो हमारा चल रहा है कि आगे आने वाले समय में कुटुंब शिक्षा का विषय है, फिर आचार्य निर्माण का विषय है, फिर गुरुकुल निर्माण का विषय है। अगर इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो मेरा मानना है कि बहुत सुलभ हो जाएगा। तो इसीलिए हम भी यही कह रहे हैं आज कि जो हम कर रहे हैं ये एक प्रकार से एक मॉडल है, जो ग्रंथमाला में हम पढ़ रहे हैं उसको देखने के रूप में कि संभव है। और आगे आने वाले समय में मुझे यकीन है कि जैसे-जैसे आचार्य निर्माण के विषय आएँगे और गुरुकुल निर्माण के विषय आएँगे, ये बहुत महत्वपूर्ण मॉडल के रूप में हम इसको प्रस्तुत कर पाएँगे। एक और प्रश्न था भैया। जी। क्या सरकार इसमें बाधा रूप होती है क्या? क्योंकि आपने बताया 900 से ज़्यादा फॉर्म्स आए हैं, तो इसमें कहीं पे अड़चन सरकार करती है क्या? हाँ, हो सकती है, मैं इसको बिल्कुल नकारूँगा नहीं। समाज भी आपको अड़चन दे सकता है, जैसे हमें कुछ दिक्कतें आती हैं, आ रही भी हैं, जो हमारे आस-पड़ोस में कुछ लोग हैं, वो थोड़ा हमें परेशानी दे रहे हैं। पर सरकार का विषय तो हमेशा मैं कहूँगा कि कभी भी हमें सरकार पे, चाहे आपके प्रतिकूल हो, चाहे अनुकूल हो, किसी भी प्रकार की सरकार से हमें किसी भी प्रकार का सपोर्ट, अनुदान, धन राशि किसी भी प्रकार से इन काइंड और इन मनी
हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं सरकार के साथ में ये विषय बैठता ही नहीं है। ये सरकार का विषय ही नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ सरकार इतना कर सके कि गुरुकुलों को सुरक्षा प्रदान कर सके, कि जो भी प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास चलते रहें, उतना कर दे तो बड़ी बात है। और वो भी कदाचित कई जगहों पे नहीं होता है। सरकार से प्रॉब्लम्स तो आ सकती हैं, तो ये हमारी अपनी क्षमता पे निर्भर करता है कि हमें ऐसा ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाने चाहिए, समाज के साथ संबंध बनाने चाहिए, कि समाज फिर आपके साथ खड़ा रहे अगर कोई भी तकलीफ आती है या कोई भी परेशानी आती है। तो उसका वही एक उपचार है, क्योंकि सरकार का अपना कुछ एक कॉमन एजेंडा नहीं रहता है। हर हर परिस्थिति अपने में एक नई परिस्थिति के रूप में हमें देखना चाहिए। इसीलिए उसका उत्तर केवल इतना है कि अपने जो संबंध हैं हमें आसपास के गाँव गाँव के साथ, आसपास सामाजिक लोगों के साथ, या ऐसे लोगों के साथ जो आपकी सुरक्षा में आपको आपका सहयोग दे सकें, वही उसका एक उत्तर में मुझे दिखता है। जी, धन्यवाद भैया। जी। पर संभव है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ छोटे से आज की परिस्थिति देश काल पात्र के हिसाब से थोड़ा कुछ प्लस करके, थोड़ा-सा कुछ माइनस करके हमें आगे बढ़ना, ऐसे भी कई प्रसंग आते हैं, जब आप ग्राउंड लेवल पे उतरते हैं। अ, ये देखना चाहिए कि आपकी गाड़ी पटरी से ना उतर जाए। कहीं न कहीं थोड़े-से धीमे होना पड़ता है, कहीं न कहीं ऐसा भी हो लगता है कि अरे ये तो मुझे आज भी याद है कि आप अगर दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो कई बार ट्रेन एक्चुअली दक्षिण की ओर घूम जाती है और फिर उत्तर की ओर जाना पड़ता है उसको। थोड़ा-सा लंबा रास्ता लेना पड़ता है, क्योंकि बीच में बड़ी पहाड़ी आ गई, कहीं-कहीं खाई ज़्यादा आ जाती है, तो ये तो परिस्थिति आती ही है। ऐसा लग तो कहीं न कहीं छोटा-सा प्लस माइनस रहता ही है, पर गाड़ी पटरी से नहीं उतरनी चाहिए। जो हमारी मेन जो हमारा ओरिएंटेशन है, दिशा है, उसको हमें नहीं भूलना है कि हमें धर्मानुसार हमें आगे बढ़ना है, और ये हमारे 3, 4, 5 ऐसे बिंदु हैं जिस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो फिर हम लोग सँभल के रहते हैं, गाड़ी पटरी पे रहती है, कभी धीमी होगी, कभी थोड़ा दिशा परिवर्तन होगा, पर अपनी डेस्टिनेशन पे हम पहुँच ही जाएँगे। उसमें क्या होता है, जब हम धीमे होते हैं या कुछ हमें प्लस माइनस करना होता है, तो हम ताई से बात कर लेते हैं। तो हमेशा हमारे साथ ऐसे लोग रहने चाहिए जिनसे हम बात करें, क्योंकि ये बहुत हमारा सौभाग्य है कि ऐसे लोग हैं आस-पास, जिनसे हम बात करके अपनी जो डिसीज़न्स हैं, अपने जो निर्णय हैं, उनको एक बार हम पक्का कर लें। जी, और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है विनोद जी, तो हम हाँ, पूर्ण करेंगे फिर। जी। एक अच्छा, पूछूं एक हाँ सर, समीर। हाँ जी, समीर जी, पूछिए ना। आज की जो स्थिति है अर्थार्जन की, उसको भारतीय अर्थार्जन को का स्वरूप लाना, तो उसके लिए विद्या क्षेत्र के क्या प्रयास होते हैं? जैसे वो वापस वो गृहस्थाश्रम में जाता है छात्र, तभी वो अर्थार्जन शुरू करता है। तो भारतीय दृष्टिकोण से अर्थार्जन हो, इसलिए विद्या क्षेत्र के क्या प्रयास होते हैं? जी, तो गुरुकुल में हमने शुरू से ही, जिसको मैं बोलता हूँ आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, ये 3 अगर हम देखें एक त्रिकोण के रूप में, तो इस तीनों विषयों पे काम पहले दिन से ही चल रहा है। शिक्षा के विषय को लेके हम लोग कभी भी शुल्क नहीं लिए हैं। साथ में किसानों के साथ रिश्ता शुरू से हमने बनाना शुरू किया है। तो जो भी गुरुकुल में अन्न या वस्तुएँ आती हैं, या जो भी हमारे अभिभावकों को घरों में ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, हमारे कई भाई-बहन हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे साथ जिन्होंने काम किया है, ऐसे हम लोगों को लेके हमने एक ग्रुप बनाया है। लगभग 200 से 250 लोगों का ग्रुप है अभी, जिसको हम बढ़ा रहे हैं कि 500 तक, 1000 तक भी हो तो अच्छा होगा। तो उनकी जो भी पारिवारिक ज़रूरतें हैं, उनकी हम इन किसानों के थ्रू पूरी करने की कोशिश करते हैं।
ये एक प्रयास है। और दूसरा है कि हम लोग विद्या क्षेत्र में कपड़ा बनाते हैं, खादी कपड़ा, जिसमें नेचुरल डाइज का भी प्रयास है। तो वो धागे को लेके उसको रंग करना और उससे हैंडलूम्स पे कपड़ा बनाना, और वो कपड़ा जो भी बच्चों की आवश्यकता है कपड़े की, आचार्यों की आवश्यकता है, अभिभावकों की आवश्यकता है, फिर से ये 250-300 लोगों की जो परिवारों की जो आवश्यकता है, उसके अनुसार लगभग 5 से 6 हज़ार मीटर कपड़े की आवश्यकता है, जो भी अभी तक हम वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं। हम लोग गुरुकुल में आज 200-2,500 मीटर कपड़ा बना पा रहे हैं, और हमारा ध्येय है कि हम 10,000 मीटर तक पहुँच सकें। तो ये एक बहुत अच्छा आर्थिक एक पॉसिबिलिटी बच्चों को दिखती है कि अरे ये तो संभव है, जीवन इस तरीके से जिया जा सकता है। उसी प्रकार से हम 1 महीने में 2 बार मिठाई और नमकीन बनाते हैं। ये 250-300 परिवारों से हम पहले ही पूछ लेते हैं कि आपको क्या चाहिए? हम लोग ये बनाने वाले हैं, कितना चाहिए? तो वो मीठा और नमकीन फिर महीने में 2 बार हम बनाते हैं, लगभग 100-150 किलो से ऊपर बनता है। और वो कौन बनाता है? वो हमारे परिवार, अभिभावक ही 20 लोग हैं, वो आते हैं और वो बनाते हैं। और बच्चे इसमें साथ में जुड़ते हैं पैकिंग करने में, जो भी एक मिनिमम थैले में डाल के देना और उसके बारे में बताना, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि ये हो क्या रहा है। तो वो सब काम जो है बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ये एक है, फिर हमारे केमिस्ट्री की जो क्लास थी, रसायन शास्त्र की जो क्लास थी, आज से 7-8 साल पहले, उसमें हम लोगों ने कक्षा में साबुन बनाया था। वो साबुन इतना अच्छा लगा अभिभावकों को कि उन्होंने और माँगना शुरू किया। तो पिछले 6-7 साल से बढ़ते-बढ़ते आज इतना हो गया कि हम हर महीने लगभग 1,500 साबुन बनाते हैं, और वो भी अभिभावकों के, दोस्तों के 250-300 परिवार जो है, उनके परिवारों को वो दिया जाता है। ऐसे गाय के गोबर, हमारे यहाँ गौशाला है, उसके गोबर से हम धूप बनाते हैं। बच्चे ही हर रोज़ उसमें जुड़ते हैं। और तो इस प्रकार से कई ऐसे प्रयास हैं जो एक प्रकार से जो आर्थिक व्यवस्थाओं के उदाहरण रूप में बच्चे देख रहे हैं, जैसे-जैसे बढ़ रहे हैं और उसमें भाग भी ले रहे हैं। अब हमारा अगला प्रयास ये होने वाला है कि ये सभी जो प्रयास हो रहे हैं, इनको गुरुकुल से डिस्कनेक्ट करके इनके अपने-अपने हम एंटरप्राइजेज़, अपनी-अपनी एक प्रकार से ये आर्थिक एंटिटी के रूप में हम इनको बना सकें। उस पे भी हमारा मॉडल के ऊपर पूरा रिसर्च चल रहा है कि भारतीय जो आर्थिक व्यवस्थाओं के जो मॉडल थे, वो कैसे थे? और उस प्रकार की कुछ रचना कर सकें, ताकि ये फिर से जॉब और प्रॉफ़िट और उसी दिशा में ना हो, पर ये एक सामाजिक जो ज़रूरत है, सामाजिक रचना को केंद्र में लेते हुए बने, उस प्रकार के मॉडल्स के भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो पिछले वर्ष, इस वर्ष जनवरी में हमने संक्रांति के समय में इन 250 परिवारों में से लगभग 40 परिवार जो हैं वो जुड़े हैं एक क्लोज्ड इकोनॉमिक ग्रुप के रूप में, जहाँ पर पहला कदम ये है कि उन्होंने कमिट किया है कि हम साल में 50,000 या 1 लाख का जो है वस्तु, जो विद्या क्षेत्र ये जो प्रोवाइड कर रहा है, वो लेंगे ही लेंगे। तो उसमें क्या हुआ है कि एक प्रकार से जैसे पहले हमारी गाँव में रचना होती थी, जिसको हम क्लोज्ड इकोनॉमिक ग्रुप्स कहते थे, कि घर बंधे हुए होते थे, कि एक किसान, एक बुनकर के यहाँ से इतना ये 40 घर बंधे हैं, एक कुम्हार के ये 40 घर बंधे हैं। उस प्रकार से किसी प्रकार से हमें बंधना ज़रूरी है। आज के समाज में ये बंधना बहुत मुश्किल है लोगों का। तो ये एक 40 परिवारों के साथ क्लोज्ड इकोनॉमिक ग्रुप का प्रयास भी आज हमने शुरू किया है जनवरी में। चल रहा है प्लस माइनस, वो तो हमारी हमें मालूम भी है कि उसमें थोड़ा और हमें एफर्ट डालना पड़ेगा, पर अच्छे से आगे बढ़ना शुरू हुआ है। तो ऐसे कई आर्थिक मॉडल्स पे भी एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, ताकि समाज के सामने केवल शैक्षिक ही नहीं, पर आर्थिक मॉडल्स और सामाजिक मॉडल्स भी हम लोग रख सकें। क्योंकि बिना सामाजिक और आर्थिक मॉडल के बच्चों को शिक्षा के मॉडल पे विश्वास नहीं आएगा, जब तक धर्म अनुसार आर्थिक और सामाजिक मॉडल्स भी सामने रखे जाएं। तो ये प्रयास चल रहे हैं समीर जी। जी, बहुत अच्छा। मोनित जी, मुझे याद है आप वसंत पूर्णिमा के उत्सव में जब भी आपका ये पिक्चर था, उसमें आपने बोला था कि पहले समाज में ये होता था कि कितना आप देते हो, द इकोनॉमी स्टैंड्स ऑन हाउ मच यू गिव। ऐसा नहीं कितना अर्न, जैसा होता है ना आज जो जीडीपी बनता है कितना अर्न कर रहे हैं, इनकम के बेस में चलता है।
पर जी। यहाँ पर था पहले कि कितना आप देते हो, और वो बहुत अच्छा बता रहे कि कितने, जैसे कुम्हार के बंधे हुए थे तो अपना मटका दिवाली में फोड़ ही देते थे जिससे कि फिर से नया उसको आए और जी, कहीं जाएंगे नहीं। तो ये बहुत जी, अच्छे से मतलब था, ऐसा है अपने पास है, आंसर है, बस हमको इम्प्लीमेंट करना है उस पे, बिल्कुल। या उसको इस युगानुकूल तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है, ऐसा बोल सकते हैं। जी, जी जी ठीक है, अब समय हो भी गया है। जी। उसके पहले मैं कुछ लोगों का नाम लूंगा, वो लिखेंगे। अनुपमा जी, आप